नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पहले उदयपुर में कन्हैया का सिर तन से जुदा हुआ, लेकिन अब पता चला कि उससे कुछ दिन पहले ही अमरावती में उमेश का सिर तन से जुदा किया गया था। कन्हैया लाल की हत्या में शामिल आरोपी उसे अच्छी तरीके से जानते थे। रियाज और गौस नाम के आरोपी तो कन्हैया लाल के कस्टमर थे और इसी तरीके से अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या करने वाले भी कोई अनजान नहीं थे, वो जानकार थे। इनमें गिरफ्तार आरोपियों में से एक तो वेटरनरी डॉक्टर भी था जो खुद उसका कस्टमर था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अजनबी आता है और फिर वो गला रेत कर चला जाता है। ये सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, जान पहचान थी, क्या काम करते हैं, किस मानसिकता के हैं, इसके बारे में चाहे वो कन्हैया लाल हो या उमेश हो, उनके बारे में पूरी जान पहचान थी। आसानी से हत्या करके ये इसीलिए चले गए क्योंकि ये जान पहचान थी। बात यह है कि मजहब के नाम पर तालिबानी मानसिकता को हवा दी जा रही है और इसलिए उदयपुर से लेकर अमरावती तक तालिबानी मर्डर का खेल खेला जा रहा है। उमेश कोल्हे के परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बड़े सादे से आदमी थे, अपना काम करते थे, घर आते थे। क्या किया था? नुपुर शर्मा के समर्थन में केवल एक मैसेज ही आगे बढ़ाया था। केवल एक मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप पर आगे बढ़ाया था और वो इस तालिबानी मानसिकता के टारगेट बन गए। ये कोई लूटपाट का मामला तो नहीं था, तो क्या पुलिस ने लूटपाट का मामला बताकर इस मामले को दबाने की कोशिश की थी? क्योंकि उमेश कोल्हे के भाई महेश कोल्हे ने जो कहा वो हैरान करता है कि 12 दिन तक तो पता ही नहीं चला पुलिस कर क्या रही है। पुलिस इस मामले में लीपापोती करती रही। आप सुनिए जरा महेश कोल्हे को। वैसे भैया का कभी किसी से दुश्मनी थी नहीं। अभी जहाँ तक कि हम जानते हैं, हमें तो हर कोई बोलता है कि उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, एक्चुअली 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक के हमें कोई कारण नहीं बताया कि इसका कारण क्या हो सकता है। हमने पुलिस को पूछा था कि क्या ये लूटपाट का हो सकता है कि, तो उनका कहना था कि ये लूटपाट नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली लूटपाट की घटना में शरीर पे घाव किए जाते हैं, सीधा नहीं काटा जाता है ऐसा। और या तो 302 में जनरली लूटपाट वाले लोग नहीं जाते हैं, ऐसा उन्होंने उस टाइम में हमें बताया था। भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस मानसिकता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जहां केवल एक व्हाट्सएप मैसेज से कोई बयान नहीं दिया, कोई ऐसा नहीं है कोई पब्लिक फिगर है ना, केवल एक व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड क्या किया, उनकी जान पर बनाई। अमरावती के डीसीपी विक्रम साली ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि नुपुर के समर्थन की वजह से ही उमेश कोल्हे की हत्या की गई। आप सुनिए पुलिस को भी। अभी जो उमेश कोल्हे का हत्याकांड है उसमें हमने टोटली 6 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर 302, 120B, 109 आईपीसी के तहत गुना दाखिल किया है। तो उसमें अभी प्राइमा फेसी उन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में, सपोर्ट के बारे में जो पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, उसी वजह से ये हो गया है। तो आपने सुना पुलिस का बयान। नुपुर शर्मा के समर्थन में एक मैसेज व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने की वजह से उमेश कोल्हे की जान चली गई। कन्हैया लाल का मर्डर इसलिए कर दिया गया बेरहमी से क्योंकि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। वो तो फोन तक ढंग से चलाना नहीं जानता था, न जाने कैसे उसके बेटे ने उसके फोन से एक पोस्ट क्या किया, कन्हैया लाल की जान पर बनाई। और हमने, पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कितनी बेरहमी से उनका भी कत्ल कर दिया गया। बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रवक्ता। स्वागत है आपका। निखत अब्बास, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी देर में असगर खान, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मोहम्मद फरहान, AIMIM प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं विनोद बंसल जी, आप ही से शुरू करना चाह रही हूँ इस चर्चा को। ये कैसी मानसिकता है? क्यों चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? और मैंने पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखी कि ऐसा नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति थे, कोई कस्टमर था, कोई कस्टमर बनकर आया, जान पहचान थी और कत्ल कर दिया गया। ये कैसी मानसिकता है?
देखिए मीनाक्षी जी, पिछले कुछ मतलब लगभग 1 वर्ष के अंदर जो आतंकवाद ने जो अपना रूप बदला है ना, उसका चाल चरित्र और चेहरा बदला है, उसको बड़ा अपने गहराई के साथ आपके सुधी दर्शकों को समझना पड़ेगा। ये जो जम्मू कश्मीर में हुआ, पहले एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करते थे, ग्रुप में अटैक करते थे और बाकायदा किसी न किसी आतंकवादी संगठन के वो सरगना होते थे। अब जब धीरे धीरे करके पुलिस और प्रशासन और शासन ने उनकी कमर तोड़ दी कि जैसे ही वो कोई कमांडर डिक्लेयर होता है उसी दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को ढेर कर देते हैं, तो अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई कि घर घर में जो है वो एक आतंकवादी का जन्म दिया। और यानी जो अनआइडेंटिफाइड जो टेररिस्ट हैं और जिनका टेरर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई टेरर अपना हिस्ट्री नहीं है, उनके माध्यम से हमला करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जो मॉड्यूल उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर निकाला, वही मॉड्यूल ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री में निकाल रहे हैं। आप देखिए, और आप देखिए कि जो लोग अपने परिचित हैं, जिनके साथ हम आर्थिक व्यवहार रखते हैं, वही पहले तो हमने एक बड़े चैन देखी कि भाई जब खाने के सामान में किस तरह से थूक रहे थे, किस तरह से फल और सब्जियों को चाट चाट करके और बेच रहे थे, किस तरह से जो है वो एक एक का नाम पहचान करके उनको गोली मार रहे थे, किस तरह से जो है वहाँ पर एक आइडेंटिफाइड करके कि भाई आपको कुरान की आयतें आती हैं तो ठीक है, नहीं तो गए। तो उस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब एक नया जो मैकेनिज्म उन्होंने चलाया है कि भाई आप चाहे मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं है, मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, आपने कुछ किया है कि नहीं किया, उन्होंने टेरर फैलाना है। ये जो जिस तरह से जो इसका कन्हैयालाल वाला केस है, कन्हैयालाल वाले केस में पहले वीडियो बनाना, लाइव टेलीकास्ट करना, फिर उसके बाद में एक और वीडियो बना करके धमकी देना और इवन प्रधानमंत्री को भी बख्शना नहीं, इसका मतलब साफ है। दो बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं इसमें। एक तो ये कि इनका जो बेखौफ चलने वाले लोग हैं, इनको पता है कि राजस्थान में किसकी सरकार है, कोई हमें कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बचाने वाले बहुत हैं। तो इसके कारण ये लोग बेखौफ हो गए। यही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के अंदर भी अभी तक यही सिस्टम चल रहा था। पता है कि भाई कांग्रेसियों की उनकी सरकार है और कोई हमें कोई कुछ बालमाका करने वाला नहीं है, लेकिन अब सरकार बदलने के साथ ही तुरंत एनआईए की जांच के लिए विनोद बंसल जी, जो आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है या राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए इतनी आसानी से ये घटनाओं को अंजाम दिया गया। राजनीतिक संरक्षण और जिहादी तत्वों का संरक्षण और जो इस्लामिक संस्थाएं हैं। मजे की बात यह है कि जो इस्लामिक स्कॉलर जिसको कहते हैं वो, और प्लस इस्लामिक संस्थाएं, आप दारुल उलूम देवबंद की बात करो या जमात उलेमा हिंद की बात करो, ये सीधा सीधा आतंकवादियों को पोषित करती है और उनको लीगल एड देती हैं। ठीक है, इसके कारण पनप रहे हैं ये लोग। फरहान जी, मुझे एक बात बताएं, आपकी नजर में ये निर्मम हत्याएं आखिर क्यों हो रही हैं? उदयपुर का केस आपने देखा और अब अमरावती का केस भी आपके सामने। देखिए, इस तरीके की जो हत्याएं हैं, इनकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जाति होती है, ये केवल हत्यारे होते हैं। और इनका जो समर्थन करे या इनके साथ जो फोटो खिंचवाए या ये जिस पार्टी के से ताल्लुक रखते हो, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। बंसल जी से पूछिएगा भाजपा। लेकिन फरहान जी, धर्म के नाम पर ही तो हत्या हो गई ना, क्या इस बात को आप इनकार कर देंगे? धर्म के नाम पर ही हत्या कर दी गई। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा लफ्जों में कहा है, उसकी तो आप नहीं चला रही हैं। नूपुर शर्मा के बयान से देश की भावनाएं आहत हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देश की भावनाओं का आहत करने का मतलब ये है कि आप गला काट दोगे किसी का। फरहान की बात पूरी हो जाने दीजिए। बंसल जी बीच में मत बोलिए। फरहान जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आपने मेरे को ही तो बोला, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। अगर आप मेरा नाम नहीं लेते तो मैं नहीं बोलता। आपने जब कहा कि आखिरकार धार्मिक भावना आहत हो रही है, अरे भावना आहत हो रही है तो गला काट दोगे किसी का क्या? ठीक है, देश के अंदर कानून नहीं है क्या? फरहान जी बात पूरी कर ले। फरहान जी, क्या केवल नुपुर शर्मा का एक बयान जिम्मेदार है, किसी को इस बात की इजाजत दे देता है कि वो सिर तन से जुदा कर दे? ये सिर तन से जुदा करने वाली मानसिकता क्या खतरनाक नहीं है? मीनाक्षी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा के विवादित बयान को जिम्मेदार ठहराया है। शीर्ष अदालत ने कहा नुपुर शर्मा बेलगाम जुबान ने देश को आग में झोंक दिया। आज जो भी और उससे पहले जो जिम्मेदार है, उन्होंने पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है, पूरे देश की भावनाओं को। देश में हिंदू और मुसलमान सब रहते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा देश की भावनाओं को आहत किया है और देश का नाम बदनाम करने का काम किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, याचिका में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। फरहान जी साफ झलक देखिए, रहा है सुप्रीम आपका। कोर्ट की कल पूरी नुपुर बातों को पर लगता बहुत है लंबी कि- और विस्तृत नुपुर को चर्चा हुई है। लगता फरहान जी, कि अब मैं फिर देश आपसे की पूछ रही हूँ, से भी ऊपर है। फरहान जी और मैं ये फिर सब आपसे पूछ रही हूँ, बहुत क्या सिर तन से जुदा की मानसिकता इस देश में खतरनाक नहीं है? इस देश में ईश निंदा का कोई कानून नहीं है? क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन में ईश निंदा क्या इतनी खतरनाक होगी कि कोई भी हाथ में तलवार लेकर उतर जाएगा, सिर तन से जुदा कर देगा? एक बेहद वाजिब से सवाल का जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का पूरा बयान मैंने पढ़ा है, कल पूरे दिन चर्चा हुई है। अच्छा, देखिए, जो आप कह रही सरतन से जुदा, हमारे देश में कानून है, कानून का राज है, यहां पर लोकतंत्र है। जो जिन मुल्कों में, मतलब अरब मुल्कों में जहां शरिया कानून चलता है, वहां पर भी ये हमारा कहा जाता है इस्लाम कि अगर कोई व्यक्ति आपके पैगंबर के बारे में गलत टिप्पणी कर दे या उसके बारे में गलत बातें कर दे तो उसको कानून के दायरे में रहकर सजा दिलाई जाए। बिल्कुल ठीक है मैडम, यहाँ तो बिल्कुल। लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में कोई व्यक्ति किसी का सर काट दे रहा है या उसकी निर्मम हत्या कर रहा है तो उसको जो आईपीसी सीआरपीसी में सजा बनती है उसको दिलाइए। मगर साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, उसी लेकिन इस मानसिकता को बढ़ावा कौन दे रहा है सर? मीनाक्षी, एक मिनट बोलने दीजिए। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन इस उसी में- मानसिकता की जड़ कहाँ है, ये भी बताएं आप। मानसिकता की जड़ कहाँ है? मानसिकता की जड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ना। नुपुर शर्मा के बयान से देश की ठीक। भावना आहत एक हुई। मिनट मैं जरा जवाब नुपुर दे सकता शर्मा हूं तो। पूरी हो जाए। नुपुर शर्मा का बयान ही आज इस देश में इस तरीके की अराजकता का माहौल खड़ा कर ठीक रखा है, है। नूपुर शर्मा के बयान की वजह से देश में अराजकता है। विनोद बंसल जी, आप देखिए- अपना जवाब दे दें, फिर मैं निगत के पास जा रही हूं। देखिए मीनाक्षी जी, इससे पहले अंकित सक्सेना की हत्या हुई, राहुल राजपूत की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, हीरा गुजराती की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, बादल त्यागी की हुई, किशन बोलिया की हुई, निकिता तोमर की हुई, किशन भड़वाड़ की हुई, हर्षा की हुई और लावण्या की हुई, कृष्णा की हुई और ये कन्हैया की और कृष्ण की। अब मैं कहता हूं, आप देखिए कि एक लंबी लिस्ट है। मेरे पास अभी 5 दर्जन केसेस हैं। ये 5 दर्जन लिस्ट है। आपकी पूरी डिबेट निकल जाएगी पढ़ाते पढ़ाते। और आप देखिए कि क्या इन केसेस में जब हत्या की गई थी उस समय क्या नुपुर शर्मा के बयान को देखा गया था? उस समय नुपुर शर्मा ने कुछ बोला था क्या? अरे भैया, नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। आपने देश में आग लगाना है और कुछ नहीं करना। आप मुझे बताइए, आज की कहानी नहीं है। 1724 में मीनाक्षी जी, 1724 में वीर हकीकत राय को फांसी पर लटकाया गया। क्यों? इसी मानसिकता के कारण। 1929 में आप देखिए, मां से धर्मपाल को, उनको जो है इसीलिए उनको हत्या कर दी गई उनकी। आप मुझे बताइए, ये जो मानसिकता है, मां से राजपाल की हत्या, नरसंस हत्या लाहौर के अंदर इसीलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ तथ्य बता दिए थे। आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि ये हमारी हिंदू देवी देवताओं का निरादर करने तो कुछ नहीं। केवल वीर हकीकत राय के साथ क्या हुआ? उसने मात्र इतना बोला था कि जो शब्द तुमने मेरी देवी माँ के लिए बोले हैं, अगर मैं बीबी फातिमा के बारे में बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इतनी सी बात पर उन्होंने उनकी जान ले ली। वही बात तो इन्होंने की थी। विनोद जी, आखिरकार देखिए, गलत है कि सही है, इसका निर्णय करना कोर्ट का काम है। बिल्कुल सिर्फ ठीक तन बात। से जुदा करने का हम ऐसी कोई बात ना बोले, हम ऐसी कोई बात ना बोले, हम ऐसी कोई बात ना कहें, ना ऐसी कोई बात लिखें जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो, फिर चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इतना हम ख्याल रखें। मैं आ रही हूं इस बात का होता है, ठीक है, जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, उनको वतन से जुदा करने की बात कब करेंगे को लोग? उनको वतन से जुदा क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है। अब निगत जी, मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी मिसालें जो अभी विनोद बंसल जी ने आपके सामने रखी, तब तो नुपुर शर्मा का कोई बयान नहीं आया था, लेकिन तब भी ये मानसिकता तो थी और ये मानसिकता आज भी है और ये आगे भी रहेगी। अगर आज इसे खत्म नहीं किया गया, अगर किसी ने ईश निंदा की है तो कानून के दायरे में उसका इलाज होना चाहिए, बजाय इसके कि सिर तन से जुदा हो जाए। इससे पहले तो हमारी जाने कितने ईशों की निंदा कर दी इन्होंने। निगत जी, मीनाक्षी जी, हम देख रहे हैं कि 2014 से एक नारा बड़ा फेमस हो गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत घबरा रहा है, डरने लगा है,
उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं डर कब लगता है। डर तब लगता है जब एक पिता का खुलेआम गला काट दिया जाता है। डर कब लगता है जब खुलेआम छुरी लेकर आप वीडियो बना देते हो। और सबसे अधिक मीनाक्षी जी डर तब लगता है जब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर आप वीडियो जारी करते हैं कि हमने इसका कत्ल किया है, इसका सर तन से जुदा किया है, अब हम मोदी तेरा भी करेंगे और गाली देकर एक महिला को भी बोलते हैं। एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोली मीनाक्षी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अब सबसे पहली बात बिल्कुल आपने सही कही, ये तो अभी हुआ है ना जब एक व्यक्ति ने एक धार्मिक लोगों के ऊपर एक बयान दे दिया है, एक धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दी है। मैं ये जानना चाहती हूं अगर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, मैं मानती हूं हुई हैं, पर क्या वो धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं जब आप शिवलिंग के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, क्या बोल देते हैं और क्या कर देते हैं, किस तरह के चित्र आप लगाते हैं। मीनाक्षी जी आप, मैं और जनता बखूबी जानती है, पर हम बोल नहीं सकते टीवी पर, ऐसी अभद्र बातें होती हैं। देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाती है और न जाने कैसे चित्र बनाए जाते हैं, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं। और सबसे अधिक मीनाक्षी जी डर तब लगता है जब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर आप वीडियो जारी करते हैं कि हमने इसका कत्ल किया है, इसका सर तन से जुदा किया है, अब हम मोदी तेरा भी करेंगे और गाली देकर एक महिला को भी बोलते हैं। एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोली मीनाक्षी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अब सबसे पहली बात बिल्कुल आपने सही कही, ये तो अभी हुआ है ना जब एक व्यक्ति ने एक धार्मिक लोगों के ऊपर एक बयान दे दिया है, एक धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दी है। मैं ये जानना चाहती हूं अगर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, मैं मानती हूं हुई हैं, पर क्या वो धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं जब आप शिवलिंग के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, क्या बोल देते हैं और क्या कर देते हैं, किस तरह के चित्र आप लगाते हैं। मीनाक्षी जी आप, मैं और जनता बखूबी जानती है, पर हम बोल नहीं सकते टीवी पर, ऐसी अभद्र बातें होती हैं। देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाती है और न जाने कैसे चित्र बनाए जाते हैं, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं कि बोल नहीं सकती हूं। पर मीनाक्षी जी आज से पहले हमने किसी भी ऐसी डिबेट में भाग नहीं लिया जब किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का इस बात के ऊपर गला काट दिया हो, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हम हमेशा सिर्फ एक धर्म से आने वाले लोगों को यह करता हुआ देखते हैं, फिर आप लोगों को कह दिया जाता है कि इस्लामिक टेररिज्म है तो सर से लेकर पांव तक आपको मिर्ची लग जाती है। अरे आप लोग अगर मदरसे में बैठकर ये सिखाओगे कि जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो काफिर है और जो आपके पैगंबर साहब के बारे में गलत बोल दे उसका गला काट दीजिए, तो जाहिर सी बात है ना यही होगा। माफ करिएगा, आज मैं मुसलमान होने के बावजूद किसी को अस्सलाम वालेकुम कहने में डरूंगी, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ये ना समझ ले कि अस्सलाम जुबान से बोलकर कहीं ये मेरा गला ज़िबा ना कर दे। और इसमें गलती किसकी है? जिन शहरों में, जिन प्रदेशों में ये हुआ है वहां पर विपक्ष का शासन है, निडर शासक है, डरपोक व्यक्ति है जो ये सरकार चला रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप एक धर्म के लोगों की गलतियों पर आंखें मीच कर बैठे हैं, आप आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हैं, आप गलतियों पर पर्दा डालते आए ये कहकर कि मुसलमान घबरा रहे, और यही वजह है जिसकी वजह से आज इन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि आप जाकर खुलेआम ना ही सिर्फ किसी का गला काट के आए हैं, बल्कि एक वीडियो आपने जारी करी है वो छुरियां लहराते हुए। कहीं ना कहीं आपको और मुझे मीनाक्षी जी समझना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म से आ रहे हैं। क्यों ISIS से कोई शर्मा, महाजन, कोई बत्रा नहीं आता है? क्यों ऐसा होता है कि जिसका सरनेम खान होता है या मुसलमान होता है वही ISIS से कोई संबंध रखता है? ऐसा ही है ना। इन लोगों का ये मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद जिन्होंने कत्ल कर दिया, इनका क्यों ISIS से संबंध निकला है? क्योंकि ये मुसलमान थे। तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान आज इतना कमजोर हो गया है कि ISIS के तलवे चाटने लगा है? माफ करिएगा, सबके बारे में नहीं बोल रही हूं, लेकिन मुट्ठी भर लोग आज भी ऐसे हैं। और ये मुट्ठी भर, मुझे इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि ये मुट्ठी भर लोग ही पूरी की पूरी कौम को बदनाम भी करते हैं। मुझे कतई कोताही नहीं है ये बात कहने में। असगर खान जी, वैचारिक जहर आखिर फिर इस देश में एक कौम के भीतर कौन भर रहा है? या मैं कहूं कि सिर्फ एक कौम के भीतर नहीं, पूरे समाज में ये वैचारिक जहर कौन भर रहा है, जहां पर लोग केवल एक दूसरे की सुन नहीं सकते, उनके विचारों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और सीधा मार काट पर उतारू हो जाते हैं? मीनाक्षी जी, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसी जो वारदात अभी हुई
आप भी इस बात की गवाह हैं और मैं भी गवाह हूं इस बात का कि मैंने खुद तकरीबन सैकड़ों डिबेट्स इस टॉपिक पे देखी, सुनी और मैं रहा भी इन डिबेट्स में शामिल। एक भी आदमी अभी तक मुझे कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला किसी भी पैनल में जिसने इस वाक़ये को सपोर्ट किया हो। हर एक ने इसकी निंदा की, हर एक ने मुखालिफत की, हर एक ने बुराई की। यही हमारा धर्म है कि गलत गलत है, सही सही है। अब देखिए, अब अभी जैसे बंसल साहब ने कहा, हमें अपने अल्फाजों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आप अभी बंसल साहब ने कहा कि हुजूर के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में कोई सत्य कह देता है तो उसकी गर्दन काट देते हैं। थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। सत्य ये जो कहते हैं, अगर कोई उनके बारे में कोई बेहुरमती कर रहा है, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उनको सत्य मानते हैं? नहीं, यही गलत- अपनी सोच गलत तरफ को बदल गलत- लीजिए। बिल्कुल, ये गलत को हिंदुस्तान गलत कहने की एक मिनट साहस पहले आप में सुन भी होनी लीजिए। चाहिए, मुझे भी होनी अरे चाहिए। सुन लीजिए भैया, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। बंसल साहब सुन नहीं, लीजिए। मेरा नाम लिया आप आपने, तो क्या, मुझे आप इंटरव्यू क्या तो कह करना रहे हो? पड़ेगा भाई। आप बताओ। आप या तो मेरा नाम नहीं आप लेते। बताओ, अब बाद मैं में कहता हूं, करना। जब आप कह रहे हो कि गलत को बाद गलत में करना करना। आना चाहिए, ठीक है, अच्छा, असगर जी की अच्छा, बात आपको भी आ आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। असगर जी को बोलने दें। असगर जी, मैं एक बात आपके सामने रखती हूँ। कल एक मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे। असगर जी, आप इस पे भी अपनी राय रखिएगा। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा भी उस वक्त जब कुछ कह रही थी, कुछ देखकर बोल रही थी, और अब उस बात को किस तरीके से पूरे देश में लिया गया, मैं इस पर नहीं जाना चाहती। असगर जी, आप अपनी बात रखें। आप सुनिए। नहीं, आप इनकी बात अगर आप चाहें तो बाद में सुन लेना। इन्होंने ये कहा कि अगर मोहम्मद साहब के बारे में कोई सत्य कहता है तो उसकी गर्दन काट देते हैं। इन अल्फाजों को सोच समझ के हम सबको चाहिए। मुझे भी मैंने उसी वक्त देखिए कंडेम किया है कि हम ऐसी कोई बात ना कहें जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो। नहीं विनोद जी, अब असगर जी की बात पूरी होने दें। मैं फिर अपने शो में ये कह रही हूँ, असगर जी, फरहान जी, बंसल जी, निखत जी, आप सभी के लिए बात बराबर है। कोई ऐसी बात हम ना कहें जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो। अब अपनी बात असगर जी पूरी कर लें। मेरा सीधा सा सवाल था, ये वैचारिक जहर आखिर समाज में भर कौन रहा है? बिल्कुल, मैं इसको यही कह रहा हूं कि हरगिज कोई वारदात हो, कोई जहर हो, हम उसको मजहब से नहीं जोड़ सकते। इस्लाम कभी इस बात की तालीम नहीं देता। मैं मुखालिफत करता हूं उन जुमलों की भी जो अभी अभी अदा किए गए कि मदरसों में ये सिखाया जाता है। एक मदरसे में नहीं होता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मदरसे कोई चले जाए, सुनिए का थोड़ा हिम्मत रखिए। जिंदगी का तरीका आ जाएगा। अगर मैं अगर चले जाए, बिल्कुल जिंदगी के जीने का तरीका आ जाएगा। सुकून और चैन, अमन और प्यार करने का तरीका आ जाएगा। भाईचारगी आ जाएगी कि हम कैसे जीते हैं। क्या क्या हमारे ऊपर कितने इल्जाम लगाओगे और कितने हमारे ऊपर कि जुमे की नमाज के बाद खुतबे में जहर उगलते हैं। अरे भाई, क्या तालीम दी जाती है, आप जाके देखो। कोई मजहब नहीं सिखाता हमें। मुझे बहुत माफ कीजिएगा, लेकिन मैं फिर अपने सवाल को दोहरा रही हूँ। असगर जी, मैं फिर अपने सवाल को दोहरा रही हूँ कि अगर जुम्मे की नमाज के दिन पत्थरबाजी हो जाती है तो हम किससे सवाल पूछें? अगर धर्म के नाम पर दो मासूमों का कत्ल हो जाता है क्योंकि केवल उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक फॉरवर्ड पोस्ट कर दिया था, तो हम किससे सवाल पूछें? क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि ऐसी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता कहां से पल्लवित हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। आप उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना फिर मैं वही कहूंगा जो पहले कहता हूं कि वरना ये हमारी सरकार का, सेंटर सरकार का, स्टेट सरकार का फेल्योर है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, हमारे इंटेलिजेंस का फेल्योर है। इन चीजों को गौर से और अंदर जाके देखना होगा। फरहान जी, इस पर कौन लोग हैं जो प्लांटेड लोग हैं और कौन है जो इनको प्लांट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब ये भी जैसे हमारे भाई ने कहा कि कानून है हमारे मुल्क का, भाई किसी ने कत्ल कर दिया, आईपीसी में 302 का सेक्शन है, उसमें सजा है। आप ट्रायल की तरफ सजा भी दो। ये वारदात बहुत घिनौनी है। इसमें मानसिकता को बदलना पड़ेगा। लेकिन केवल आरोप नुपुर शर्मा पर है ना, अपनी सोच बदलने। लेकिन आरोप केवल नुपुर शर्मा पर फरहान जी ने लगाया ना। असगर जी, उन्होंने कहा ना कि केवल नुपुर शर्मा की वजह से देश का माहौल खराब हुआ, जबकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है। नुपुर शर्मा का बयान तो जुम्मे का बयान है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील की टिप्पणी है। ये मिस कोर्ट मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम इस पर चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा।
आप तो वकील हैं यार, कम से कम भाषा तो ठीक रखो ना। ठीक है जस्टिस कांत का जो बयान था वो हमने कल पूरा देखा, जस्टिस कांत का बयान हमने पूरा देखा और उसमें हर तरीके की विवेचनाएं भी हमने देखी, लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। तो एक हाथ अगर नुपुर का था तो उसमें बाकी डिबेटर्स के दूसरे हाथ को भी आप शामिल करें। बहरहाल फरहान जी, अब आप अपनी बात रखें। मैं बार बार पूछती हूँ, वैचारिक जहर कौन भर रहा है? केवल एक तरफ उंगली उठा दी जाती है, वो ये याद रखना चाहिए कि दोनों हाथों से ताली बजती है। फरहान। मीनाक्षी जी, मैं सबसे पहले अभी जो बंसल जी ने अपना वक्तव्य में कहा है नबी करीम के बारे में, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। क्या कहा नबी करीम के बारे में? भैया नबी करीम के बारे में मुझे पता नहीं तो बोलूंगा क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनने का धैर्य क्यों नहीं रखते बंसल जी? मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले सुन तो लूं, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए पहले, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? विक्टिमाइज करना चाहते हैं किसी नहीं को? अच्छा ठीक है ना, निगत भी बैठी हुई है, निगत भी है, मैं भी हूँ, हम जस्टिफाई कर लेंगे। फरहान जी मुझे इतना पता है कि विनोद बंसल जी ने कहा कि फलाना तारीख पर उनके बारे में भी किसी ने कुछ कहा था जिसकी वजह से उनका कत्ल कर दिया गया, इससे ज्यादा कोई और अशोभनीय बात नहीं कही गई। अभी आप उसको मैं बता रहा हूँ, हकीकत राय के बारे में मैंने कहा था, सुनिए, हकीकत राय के बारे में मैंने कहा था, मासे राज्यपाल के बारे में मैंने कहा था, इन दोनों की नरसंग हत्या इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों ने आज नहीं 1700 में और 1900 में की। एक करके, ठीक है, एक करके सबकी ऑडियो डाउन करें, मैं एक करके बात करूंगी। बंसल जी ने बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था। अब फरहान जी पहले आप बोल लें, फिर मैं असगर जी आपके पास आ रही हूँ। फरहान जी बोलें। देखिए, मैं मीनाक्षी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, अब कोई इंटरप्ट ना करे, मुझे ये आधा सेकंड का हिस्सा ही दे दीजिए। आराम से बोलें। वही कह रहा हूं, अभी बंसल जी 10-12 नाम गिनवा रहे थे कि इन लोगों की हत्या हुई है। मैं आपको नाम गिनवा रहा हूं, 50 नाम लिखा हूं, मैं 50 नाम लिखा हुआ हूं जिन मुसलमानों की 2014 से अब तक में हत्या की गई है। पढ़ दो जरा के नाम पर। अब आप पढ़ दे रहा हूं, सुन लीजिए। मोहसिन शेख, अखलाक, पहलू खान, अफराजुल, अकबर, तबरेज अंसारी, अरबाज खान, आसिफ खान, समीर चौधरी, मोहम्मद अंजान, दिलशाद हुसैन, अखलाक रिजवी, जैनुल अंसारी, गुलशन नाज, इसके बाद आमिर हमजा, कितने हुए? फिर सनावर खातून, अच्छा, फिर शौकत अली, अच्छा, फिर जाबिर अंसारी, फिर सुभान अंसारी, मुबारक खान, शेखू, हाफिज जुनैद, अकबर खान, आजम खान, अनवर अली, गुलाम अहमद, शेर खान, शाकिर कुरैशी। अच्छा, आप एक बात बताएं फरहान जी, इनमें से अगर केसेस लॉ एंड ऑर्डर के हैं, अगर केसेस लॉ एंड ऑर्डर के हैं तो आप उसे क्या धर्म के चश्मे से देखेंगे? इनमें से कुछ केसेस तो मेरे सामने हैं फरहान जी, मैं इनमें से कुछ केसेस को बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ कि क्यों कत्ल किया गया, क्यों लिंचिंग की गई, ये कुछ धर्म के आधार पर थे। लेकिन अगर आप इन सभी लॉ एंड ऑर्डर के केसेस को केवल धर्म के आधार पर देखेंगे, ये अनजस्टिफाइड है। इनका कत्ल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इनका कत्ल हुआ है, इनको मारा गया है, और इनके मारने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, ये अरे भाई सजा मुझे बताइए, बंसल जी बताएं। नहीं, निगत को ला रही हूँ, ठीक है, निगत इतने नाम ईश निंदा की वजह से कुछ विनोद बंसल जी ने गिनाए, और इसमें फरहान जी का कहना यह है कि मुसलमान होने की वजह से भी कई लोगों की जानें चली गई। क्या ये कंपैरिजन हो सकता है? क्या ये कंपैरिजन हो सकता है निगत और फरहान? इनकी हत्या करने वाला आतंकवादी था कि नहीं था? नहीं, धर्म का कोई भी हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर हत्या नहीं होगी, ये मुझे गारंटी है। धर्म के नाम पर हत्या नहीं करने का मैंने सवाल निगत से पूछा है, निगत की आवाज आए। निगत, इनकी हत्या किसने की? निगत। फरहान जी, निगत अब्बास मेरा नाम है, मेरे भाई निगत अब्बास मेरा नाम है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा पहली बात तो, जो कंपैरिजन है एप्पल टू एप्पल होता है, एप्पल टू ऑरेंज नहीं होता है, ये फरहान जी को भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात बहुत जरूरी है हमें समझना कि इन सब चीजों की जड़ क्या थी। जड़ तभी बन गई थी जब MF हुसैन जैसे इतने बड़े आर्टिस्ट, हमने उन्हें इतने सारे अवार्ड मेरा सवाल ये नहीं था, निगत मेरा सवाल ये नहीं था। इतने सारे नाम विनोद बंसल ने गिनवाए, इतने नाम फरहान ने गिनवाए, दोनों नामों को आप अपने सामने रखें।
रखें और ये कहें कि क्या क्या दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। फरहान ये कह रहे हैं कि ये भी मुसलमान होने की वजह से मारे गए। विनोद बंसल जी ने कहा ये वो नाम है जो केवल अपनी बात रखने की वजह से, हिंदू होने की वजह से मारे गए। निगत मीनाक्षी जी सुनिए मेरी बात। देखिए मैं मीनाक्षी जी, मैं ना किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर जब आप किसी धर्म को लेके आ जाते हैं ना कि इतने हिंदू हुए और इतने मुसलमान हुए और मुसलमानों को भी मारा गया, तो तथ्य के आधार पर हमें बात करनी चाहिए। आज आप कोर्ट को भूल गए हैं, पुलिस को भूल गए हैं, सरकार को भूल गए, सबको भूल गए हैं और आप नाम गिना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों से डर रही हूं, क्या पता इनके भी आपस में भिड़त हुई है। जो व्यक्ति इतना कट्टर है, जिसने जाकर किसी का कत्ल कर दिया, वो क्या मुसलमानों को नहीं मार सकता? उनका अगर उनकी आपस में कुछ बहस हो गई या आपस में कुछ झगड़ा हो गया, मैं कैसे मानूं कि उन्होंने हिंदुओं को मारा? और अगर मारा है तो उन्हें भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी कि आज मोहम्मद रियाज अंसारी को मिलने वाली है। असगर जी पूछ रहे हैं, निगत असगर जी पूछ रहे हैं कौन कट्टर है? आईसिस में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, सवाल गवाह रहा है कि आईसिस के सारे सवाल सुने, एक धर्म से आते हैं। निगत सवाल सुने, असगर खान पूछ रहे हैं कौन कट्टर है? कट्टर कौन है? अगर आपको आज भी ये पूछने की जरूरत है ना मेरे भाई, तो जिस आंखें मीचने की और आंखों पे पर्दे की मैं बात कर रही थी ना, वो आज आप डिबेट पर बैठ के भी सब कुछ जानबूझकर भी बैठ के बांध कर बैठे हुए हैं। अगर आज भी आपको वो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये जानना और पूछना पड़ रहा है कि कट्टर कौन है ना मेरे भाई, तो आपको अपनी आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा। अगर ये जानने के बाद कि एक व्यक्ति ने, महिला ने क्या कर दी, वो भी एक लिखित टिप्पणी दर्शक नहीं समझेंगे, एक एक करके असगर और निगत के बीच में बात हो रही है, केवल उन दो की आवाज है। उस टिप्पणी को अगर आपने रिआइटरेट कर दिया और किसी का रिएक्शन अगर कत्ल हुआ ना, तो माफ करिएगा, आपको जानना पड़ेगा कि कौन कट्टर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हुए आप वीडियो शुरू कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, चेहरा रहे हैं, तो कट्टर कौन है? आप अपने ये खानदानी बातें, ये सब, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं असगर जी, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। अरे भाई मुसलमान, भाई मेरी मुसलमान, मैं अपने नहीं, ये कट्टर, अरे मुसलमान क्या, मुसलमान हिंदू, आप किसी को ये पूछेंगे कि आपके खानदान में कौन टेररिस्ट है? ये सवाल होता है असगर जी, जरा सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। एक मिनट, सबकी आवाज से डाउन हो जाए, मैं केवल असगर जी से बात करना चाह रही हूँ। असगर जी अभी इन्होंने कहा, मीनाक्षी जी, असगर जी मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? देखिए मैंने पूछा, आपने सवाल पूछा कि कट्टर कौन है। निगत ने कहा कि कट्टर वो हैं जो केवल धर्म के आधार पर गला काटने निकल जाते हैं। मैं अब आपको इसके बारे में एक मिसाल देती हूँ। असगर जी आप अपनी बात रखिएगा, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। असगर जी देखिए, जो एक और जानकारी मिली, जो बाइक का नंबर भी खरीदा था ना कन्हैया लाल के हत्यारों ने, उस बाइक का नंबर भी उन्होंने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर 2611 नंबर लिया। ये कट्टरता नहीं है? ये जिहादी मानसिकता नहीं, आपको नहीं लगता? भाई एक बात मैं इसी को कहता हूं, एक तो ये कि हम अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जिहादी मानसिकता क्या होती है भाई? जिहाद को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अरे भाई जिहाद के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हम तो। असगर जी बोलने दे, बंसल जी, असगर जी बोलने दे। तुम मत बोलो बंसल जी बीच में, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, जाके बोल के आओ अगर बोलना है यहाँ तो। साहिल आदमी आगे, अरे क्या मतलब होता है जिहाद का, पता है तुम्हें? केवल असगर जी की बात आए, असगर जी की बात आए। मीनाक्षी जी मैं कह रहा हूँ आपके, मीनाक्षी जी ये सब इस्लाम को बदनाम करने, देखिए आपके सामने बोलना ही नहीं बोलना। ये जिहाद का मतलब ये नहीं होता है जो ये लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके चैनल पे बैठ के तो फिर जिहाद को कौन बदनाम कर रहा है? अरे अपने मुल्क से प्यार करने का, अपने ये कर रहे हैं, ये जैसे बंसल साहब जैसे लोग जो हर चीज को। बंसल जी मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ ना डिबेट, मैं यहाँ डिबेट करा रही हूँ ना। मीनाक्षी जी, असगर जी तब तो फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा, प्लीज असगर जी को 1 to 1 लें प्लीज। असगर जी फिर तो मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा सर कि ये जिहाद के नाम को फिर बदनाम किसने किया? फिर ये जिहाद के नाम को बदनाम किसने किया? आपने कहा कि जिहाद गलत शब्द नहीं है। जिहाद के नाम को बता रहा हूँ, जिहाद के नाम को नंबर 1 पे तो इन जैसे लोगों ने किया, जैसे बंसल साहब लोग बैठे और इनके पार्टी के लोगों ने किया, और नंबर 2 पे मीडिया ने किया। जिहाद वो नहीं है, जिहाद जुल्म करने का नाम और उन आतंकियों की क्या भूमिका है सर? और उन आतंकियों की क्या भूमिका है जो कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर जिहाद कर रहे हैं? आतंक अलग चीज है भाई। मीनाक्षी जी आतंक अलग चीज है,
जिहाद अलग चीज है, आप लोग मिक्स कर देते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। नहीं करा करें इसलिए कि आप उसको इस्लाम से जोड़ने की ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जिहाद शब्द गलत नहीं है, बदनाम करने वाले आप जैसे लोग हैं विनोद बंसल जी। हमारा मजहब कभी नहीं कहता आप जैसे आपकी जो सोच है बंसल जी, उस सोच की वजह से जिहाद नाम बदनाम होता है। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट है कि इनका भी जरा क्लिक डाउन करिए आधे मिनट के लिए ना, मैं सारी बातों का शब्द से जवाब देता हूँ। इन्होंने 3-4 बातें कही। एक तो जिहाद क्या है, अगर इनको लगता है कि जिहाद जो हम बोल रहे हैं जिहादी बोल रहे हैं मान लो किसी को, और आपको अगर कोई कष्ट होता है तो निश्चित रूप से आपको कहना चाहिए कि नहीं मैं जिहादी नहीं हूं। और अगर आपको लगता है कि नहीं जिहाद अच्छी चीज है तो आपको फिर अप्रिशिएट करना चाहिए विनोद बंसल को कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप एक अच्छी बात कर रहे हैं। एक बात मुझे नहीं पता जिहाद क्या है, आप मेरी बात सुनिए। अब देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें ना, आप भी तो बराबर बीच में बोल रहे थे, अब आपको झेलना होगा, चलिए बोले। अब देखिए तीसरी बात ये, इन्होंने कहा कि मस्जिद में मदरसों में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन दुनिया देख रही है आखिरकार मस्जिद में नमाज के बाद में जुम्मे के बाद में सीधे सीधे लोग जो हमारे यहाँ मंदिर से निकलते हैं प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं, लेकिन इनके यहाँ पत्थर बांटते हुए क्यों निकलते हैं भाई, ये भी तो पता लगना पड़ेगा। आखिरकार ये जो मदरसे की मानसिकता है, देखिए किसी और ने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद जो है अपने गवर्नर ने कहा इस बात को लेकर। और तीसरी बात ये, अगर मस्जिदों में मदरसों में या किसी इस्लामिक ग्रंथों में या इस्लामिक धर्मगुरुओं के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया जाता तो आखिरकार उनको कोट करके क्यों बोलते हैं लोग? और आखिरकार ये इस्लाम के नाम पर ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे शांति आ जाएगी? कौन बदनाम कर रहा है? मैं थोड़ी कर रहा हूँ। बंसल जी कैसे देश में शांति आ जाएगी? एक दूसरे पर दोषारोपण करने से क्या शांति आ जाएगी? फरहान जी अपने अब फरहान जी बोलेंगे, अब उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। फरहान जी अपनी बात रखिए। को संभाल ले। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ मीनाक्षी, बंसल जी बहुत जल्दी उत्तेजित मत हुआ करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जिहाद का अर्थ नहीं पता है, आप जिहाद का अर्थ हिंदी शब्दकोश में पढ़ लीजिए तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे जिहाद क्या है। जिहाद एक अरबी वर्ड है, जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। जो संघर्ष पांडवों ने कौरवों के साथ किया था वो है जिहाद, वो है जिहाद, आपको पता होना चाहिए। जिहाद है संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना जिहाद है। बेहतर नहीं है क्या? ये बता दो, क्लियर हो जाना चाहिए। जो आपका मुस्लिम यूथ को भी जरा क्लियर होना चाहिए कि ये बेहतर हुरों के लिए जिहाद नहीं होता और शराब की नदियों के लिए जिहाद नहीं होता। ठीक है, फरहान जी की बात है लोगों तक भोजन पहुंचाना, अनाज नहीं जा रहा उन तक अनाज जाए, छुपा क्यों रहे हो? फरहान जी को बोलने देना, बात तो पूरी करने देना। मैं क्या करूं? अब जिहाद उनकी बात पूरी होने मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं दे रहे। देखिए वो उसका शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, देखिए वो उसका शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। अब आतंकी बंसल जी आपको ये भी समझना होगा कि हर मुसलमान जिहादी जो मानसिकता आप ये कह रहे हैं ना बार बार कि वो तालिबानी मानसिकता का ही होगा, हर मुसलमान भी वैसा नहीं होता, आपको भी ये बात समझना होगा। फरहान जी को अपनी बात पूरी करने दें। फरहान जी हाँ, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ज्यादातर क्यों होता है ये बताइए। अरे ये बोल ये भी तो समझना पड़ेगा, क्यों इनको इतनी मिर्ची लग जाती है? मीनाक्षी जी जिहाद चिल्लाते रहते हैं, जिहाद के बारे में पढ़े ना, जिहाद क्या होता है, एक अध्याय पढ़ ले, 2 अध्याय पढ़ ले, 3 अध्याय पढ़ ले। ठीक है, मुझे नहीं करनी जिहाद पे डिस्कशन। फरहान जी बड़ी सीधी सी बात है, समाज में शांति लाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा समाज में शांति लाने का काम? ये मुझे सोल्यूशन बताए ना फरहान जी। आप जैसे 4 लोग इस समाज से आने वाले हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो दर्शक आपको सुन रहा है वो आपसे सीखे, वो आपसे समझे। ठीक मीनाक्षी मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिएगा किसी को भी, 1 मिनट बोलने दीजिएगा। मीनाक्षी जी आज तक जो ये संघ के प्रवक्ता है, अभी नाम नहीं लूंगा, नहीं फिर इंटरप्ट कर देंगे फौरन, इन्होंने कभी भी जब भी बोला है आतंकवादी मुसलमान, जिहादी मुसलमान, पत्थरबाज मुसलमान, कभी इन्होंने भाई नहीं कहा हमको, कभी इन्होंने हमको भाई नहीं कहा, कभी इन्होंने हमको गले लगाने की बात नहीं की, कभी इन्होंने हमारे लिए हक और इंसाफ की लड़ाई करने की बात नहीं की। इन्होंने जब बात की हमें आतंकवादी कहा, हमें क्या नाम है देश के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है कि देश से निकल जाइए, हमें कहा हमारे कत्लेआम कराने की बात की। इन्होंने कभी प्यार और सद्भावना की बात, प्यार और सद्भावना की बात नहीं की। ये देश सेकुलर मुल्क है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर इसको आग के गोले में झोंकते जा रहे हैं।
यही चीज को, यही सोच को खत्म करते हैं। ये फरहान जी, आपकी सोच है। 101% इस देश में अमन चैन कायम हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हिंदू और मुसलमानों को पहली बात तो हमारे साथ मौजूद ये सारे मेहमान, फरहान जी आप भी समझ लें कि इस देश को ना तो कोई हिंदू राष्ट्र बना सका है और ना कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। संविधान के हिसाब से ये देश चलता है, लेकिन ये जो दिमागों में निखत भरा जाता है कि मुसलमानों को गले से नहीं लगाया गया इसलिए वो सेफ महसूस नहीं करते। कुछ होता है तो कहते हैं कि आप फलाना देश चले जाओ, फलाना देश चले जाओ, इसलिए आज इस देश का मुसलमान भयभीत है और काटा हिंदू जा रहा है। मैं इसे भी साथ में जोड़ दूं। मीनाक्षी, अब मेरा सवाल निगत से प्लीज। मीनाक्षी जी, हाँ। मीनाक्षी जी, पहले तो ये बात साफ है कि किसने मुसलमान को सराखों पर रखा और किसने जूती के नीचे रखा, ये आप और मैं और जनता बखूबी जानती है। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी से जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो जुड़ा हुआ है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप ये कह देते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है और उसके बाद आप कत्लेआम कर देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं, तो ये तो अपने गिरबान में झांकने वाली बात हुई कि कौन डरा हुआ है। तीसरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप नहीं मेरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोली, जब सच बोल रही हूँ ना तो सच सुनने की हिम्मत रखिएगा। आप सच सुनने की हिम्मत रखिएगा, बोलने की तो आप में है नहीं। एक मुसलमान जो बाकी लोगों को डरा रहा है और ये कहने लगता है कि मैं डरा हुआ हूं, तो माफ करिएगा आपसे बड़ा दोगला कोई नहीं है। आज मैं तो कह रही हूं ना कि मैं मुसलमान से डरी हुई हूं। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, आप ये कह रहे हैं मैं हूं, लेकिन कल मुझे ये डर लगेगा कि क्योंकि मैं उनकी विचारधारा को यानी जिहादी विचारधारा का समर्थन नहीं करती, और मुट्ठी भर लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं इस बात को दोहरा रही हूं, उनकी जिहादी और आतंकवादी सोच का समर्थन नहीं कर रही है। मीनाक्षी जी, मैं आपको भी कह रही हूँ, वो हत्यारे नहीं आतंकवादी हैं। तो मुझे ये लगता है कि कल मेरा भी गला ज़िबा करा जा सकता है, क्योंकि मेरे परिवार में अधिकतर लोग हिंदू हैं, क्योंकि मेरा आधा परिवार हिंदू है, तो शायद कल भी मुझे काफिर बोलकर जान से मारा जा सकता है। क्योंकि मैं बिंदी लगाकर बैठी हूँ, बाल खोलकर बैठी हूँ, तो मुझे गैर मुसलमान करार कर जान से मार दिया जा सकता है। ये होगा और यही तो हो रहा है। ये हमको इल्यूजन नहीं देख रहे हैं मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत कहानियां। ठीक है, निगत जी, बंसल जी, फरहान जी, असगर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मैं एक सोल्यूशन के लिए मैं बार बार आप लोगों से सवाल पूछती रही कि हमारे देश से नफरत के बीज को जड़ से कैसे उखाड़ कर फेंका जाए। ये सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। कोई कहता है मुसलमान डरा हुआ है, कोई कहता है हिंदुओं को काटा जा रहा है, लेकिन ये रुकेगा कैसे, ये सोल्यूशन किसी के पास नहीं। बहुत शुक्रिया फरहान जी, असगर जी, बंसल जी और निगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।